हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ब्लॉसम केयर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। इस चैनल पे हम लोग 10th क्लास की सोशल की क्लासेस देख रहे थे हिस्ट्री के रेफरेंस में। और पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। एक पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया था कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। तो इस लेक्चर में हम लोग अब ये देखेंगे कि स्टार्ट चैप्टर में कैसे करेंगे और वो चीज़ें स्टार्ट करके एंड तक करेंगे। तो 4 या 5 पार्ट में ये पूरे लेक्चर कंप्लीट होंगे। तो आज इस चैप्टर का सेकंड पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में तो ओवरव्यू था, सेकंड पार्ट स्टार्टिंग से होगा। अब सारी चीज़ें मैं आपको इस चैप्टर की समझाऊंगा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस कर देता हूँ जिन्होंने लास्ट टाइम क्वेश्चन के सही आंसर किए थे। और क्वेश्चन हमारा था कि वाटरलू का फर्स्ट वार किस ईयर में हुआ था। द आंसर इज 1815, पहला क्वेश्चन था। दूसरा था, हु वॉज नेपोलियन ऑफ इंडिया, या हु इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आंसर इज समुद्र गुप्त। ये गुप्ता डायनेस्टी के एक शासक हैं और इनके लगातार युद्ध जीतने की वजह से इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सही आंसर करने वालों में उमंग सिंह, निधि विश्वकर्मा, आयुषी मिश्रा, खुशी सिंह, विजय लक्ष्मी, हर्ष शर्मा, संतोष कुमार यादव और साक्षी सिंह, इन लोगों ने सही आंसर किया है। तो आप लोग भी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन और सही आंसर करने पे नेक्स्ट क्लास में आपका नाम अनाउंस किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये क्लास। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इस पूरे डायग्राम को देख लीजिए। डायग्राम क्या, ये पिक्चर जो इमेज आपको दिखाई जा रही है, इस इमेज में आप यहाँ पे देखिए कि स्टैचू है। स्टैचू के हाथ में एक ये मसाल है और दूसरे हाथ में ये कागज़ के कुछ पार्ट्स हैं जो एक तरीके से आपके अधिकारों के घोषणा पत्र थे उस समय के फ्रांस में, जो दिए गए थे पर्सन्स को। और ये ऊपर सभी देवलोक के देवता, जिनको गॉड्स बोलते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में, ये सभी लोग देख रहे हैं कि नीचे अर्थ पे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, कैसे कैसे नेशंस बनते हैं और इन सब की क्या डेफिनेशंस होती है, ये सब भी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो इसके लिए अब आपने ये पूरे पिक्चर को देख लिया। ये अलग अलग जो फ्लैग्स हैं ये अलग अलग कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इस तरह की वहाँ उस समय लोकल की सारी कंट्रियाँ जो उस समय थी वो सब इंडिकेट होती हैं। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग तो यहाँ से आप पहले इस पूरे पैराग्राफ को देखेंगे। इस पूरे पैराग्राफ में लिखा क्या है कि 1848 में जो फ्रेडरिक शोरियू थे, इन्होंने एक ऐसे आइडियल सोसाइटी की एक पिक्चर इमेज जो मैंने आपको दिखाया ऊपर दिखाई थी, जो अनएक्सपेक्टेड थी, बट इन्होंने बड़ा आइडियलिस्टिक तरीके से उस चीज़ को दिखाया था कि अगर ऐसा हो सकता है या ऐसा होने वाला है इन फ्यूचर। तो उस चीज़ से लोगों के अंदर एक इंथुसियाज्म जाग गया, एक एनर्जी जनरेट हुई और उन लोगों ने लगातार रिवोल्यूशनरी तरीके से, क्रांतिकारी तरीके से अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और कंट्री में डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। इसमें बहुत सी कंट्रियाँ थी उस समय की। तो एक्चुअली 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इसमें अपने सपनों का एक संसार रचा उन्होंने, जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र था। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, इसे कहा गया था। और इसके बारे में अगर आप और जानेंगे तो यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। जो 9th चैप्टर में, क्लास 9th में आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहाँ से आप देखेंगे तो उसमें एक लेडी ही थी, उन्हीं के बारे में इंडिकेट किया जा रहा है। यहाँ जो स्टैचू मैंने आपको दिखाया था ऊपर, यहाँ पे महिला का रूप एक दिया गया है और जिसमें एक हाथ में उनके ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे हाथ में हम मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। ठीक है, बाकी सारे जो उस समय के मोनार्की गवर्नमेंट थी वो सब यहाँ पे जो बिखरे हुए आप पार्ट्स देख रहे हैं ना, तो ये सब उनका ढेर है कि एक्चुअली वो सब टूट के गिर चुके हैं। अब बात आएगी कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूटिज्म। देखिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एब्सोल्यूटिज्म कहते किसे हैं? तो लिटरली a government or system of rule that has no restraints on the power। देखिए प्रॉपरली दिखा देते हैं आपको कि एब्सोल्यूटिज्म किसे कहते हैं। लिटरली ए गवर्नमेंट आर
सिस्टम ऑफ ए रूल डेट हैज़ नो रेस्ट्रेंस ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा गया है। फिर क्या है देखिए, अब दूसरा टॉपिक है यूटोपियन। ये किसे बोलते हैं? अ विजन ऑफ ए सोसाइटी डेट इज़ सो आइडियल डेट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट। अब इसको समझने की कोशिश करिए कि यूटोपियन सोसाइटी होती क्या है। एक ऐसी सोसाइटी इतनी आदर्शवादी जो एक्चुअल में प्रेजेंस में एग्जिस्ट ही ना कर रही हो, उसको बोलते हैं यूटोपियन सोसाइटी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि हमारे रिलीजन में राम राज्य की बात की जाती है। राम राज्य मीन्स सबको खाने को अन्न मिले, पहनने को कपड़ा मिले, किसी को कोई समस्या ना हो, सबके पास पर्याप्त अन्न भंडार हो, सोने चांदी के जेवरात हों। तो इस तरह की चीज़ सभी के लिए, मतलब नॉट ए सिंगल पर्सन, इसमें छूटना भी नहीं चाहिए, एक भी पर्सन छूटना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि जानवरों के भी वेलफेयर की बात की जाती है, एनिमल्स की वेलफेयर की, बर्ड्स की वेलफेयर की, सबकी बात की जाती है। ऐसी सोसाइटी को हम लोग बोलते हैं क्या? राम राज्य, अपने शब्दों में। उसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? यूटोपिया। ठीक है, कि मतलब कल्पनादर्श एक ऐसा समाज। राम राज्य हालांकि कोई कल्पनादर्श नहीं, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में बताया गया कि राम ने ऐसा किया था, बट यूटोपियन में ऐसा बोला जाता है कि ऐसा कल्पना है कि ऐसा हो। तभी देखिए इसमें गॉड वगैरह की इमेजेस दिखाई गई हैं। एक्चुअली इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे का जो रीज़न है वो क्या है कि नेशन वाली फीलिंग आई कैसे। और हम लोग जानते हैं कि इस पूरी बुक का आपके नाम क्या है? बुक का नाम, चैप्टर का नाम नहीं, बुक का नाम क्या है? इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मतलब भारत और समकालीन विश्व। इंडिया में जो नेशन आया या नेशनलिज्म आया, राष्ट्रवाद आया, उसके पहले पूरी दुनिया में ये आ चुका था। और सबसे पहले कहाँ पे आया था? इंडिया में जो ये नेशन आया या नेशनलिज्म आया, इसके पहले पूरी दुनिया में आ चुका था। और सबसे पहले कहाँ पे आया था ये? फ्रांस में। कहाँ पे आया था? फ्रांस में। ये जो राष्ट्रवाद की फीलिंग थी यूरोपियन कंट्री से स्टार्ट हुआ सबसे पहले फ्रांस में। इसी को हम लोग यहाँ पे चैप्टर में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए देखिए, हम लोग चलते हैं ऊपर। यहाँ पे देखते हैं इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्या। यहाँ पे आपको लिखेगा दिस चैप्टर विल डील विथ मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअली बाई सोरियो। ठीक है, जो फ्रेडरिक सोरियो ने जो अपनी विजुअलाइजेशन कैपेसिटी से जो चीज़ देखा था उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स, ठीक है, विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। ठीक है, इस चीज़ को देखिए। अब बात आएगी कि नेशनलिज्म होता क्या है या नेशन होता क्या है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए अर्नस्ट रेनन की एक थ्योरी है, जिसको आप देख सकते हैं। किसकी है? अर्नस्ट रेनन। व्हाट इज़ अ नेशन। तो इन्होंने नेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिसाइड किया है। अब नेशन को डिसाइड जो किया है उसका देखिए कैसे, किस बेसिस पे हम लोग किसी भी कंट्री को एक नेशन कह सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे, टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव ए कॉमन विल इन प्रेजेंट, टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, साथ में मिलकर एक साथ काम करने की इच्छा हो, टू विश परफॉर्म स्टिल मोर, और आगे और भी काम करने की इच्छाएं हों। दीज आर द इसेंशियल्स कंडीशंस ऑफ बीइंग अ पीपल। ठीक है, ये सब होगा। अ नेशन इज देयर फॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंडरलाइन करने के चक्कर में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि टू हैव यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक पढ़ेंगे, अगर आप सबके पास बुक है तो आप एक बार पढ़िएगा। मैं इसका मीन्स बताता हूँ कि आपके पास पास्ट में एक सेम ग्लोरी हो, प्रेजेंस में साथ काम करने की इच्छा हो और आप उसे और आगे तक लेके जाना चाहते हो, और वहाँ पे प्लेबिसाइट्स हो। प्लेबिसाइट्स का मतलब लोगों की बातें रखी जाएं, जैसे जनमत संग्रह आप इसको बोलते हैं, कि किसी भी चीज़ के लिए वोट कराना। देखिए इसकी प्लेबिसाइट्स की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दी हुई है। आप यहाँ से प्लेबिसाइट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ ए रीजन्स आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। ठीक है ना, कि पीपल से डायरेक्टली पूछा जाए कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ऐसा ना हो कि कोई एक राजा हो और राजा ने जो डिसीजन ले लिया वो सबको मानना पड़ेगा, बल्कि नेशन या नेशनलिज्म में जो बात की गई वो डेमोक्रेटिक की बात की गई, डेमोक्रेटिक कंट्री की, मतलब डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी कैसे आती है? लोगों से आती है। और लोगों का से कैसे आएगी? जब सारे डिसीजंस में लोग की फैक्टर्स के तौर पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो ये था प्लेबिसाइट्स।
और आपको मैंने नेशन एंड नेशनलिज्म की बात बता दी। नेशन से ही नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाएगी, जहाँ ये नेशन की फीलिंग होगी वहीं नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाएगी। और इस चैप्टर में हम लोग यही नेशनलिज्म को पढ़ेंगे कि कैसे ये चीज़ स्टार्ट। देखिए, मैंने आप लोग को बताया कि यूरोप में सबसे पहले जो कंट्री थी जहाँ पे नेशन या नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी वो थी कौन सी कंट्री? फ्रांस। तो अभी हम लोग देखेंगे फ्रांस में कैसे ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं और फिर फ्रांस से पूरे यूरोप में ये चीज़ें कैसे एक्सपैंड करती हैं, यही इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। और फिर यूरोप के थ्रू कहाँ पे आती हैं? इंडिया में। इसीलिए पहला चैप्टर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? द नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और सेकंड चैप्टर क्या होगा आपका हिस्ट्री का? नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आप इंडिया के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। और यूरोप के बारे में पढ़ने से पहले आपको फ्रांस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो एक पार्ट है यूरोप का, क्योंकि फ्रांस से ही पूरे यूरोप में फिर नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग एक्सपैंड करेंगे फ्रांस के रिवॉल्यूशन से, तो फ्रांस का रिवॉल्यूशन आपको पता है कि 1789 में हुआ था। और इसके बाद बहुत से चेंजेस हुए थे वहाँ पे। और वो चेंजेस क्या क्या थे वो आप देखेंगे कि एन न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। देखिए यहाँ से आप देखिए, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। पहले का जो वहाँ पे राजशाही ध्वज था उसके जगह पे अब ट्राई कलर का एक झंडा आ चुका था। ठीक है, इसके बाद द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। जो पहले स्टेट जनरल कहे जाते थे उसका नाम क्या हो गया था? नेशनल असेंबली। और अब ये क्या होते थे? एक्टिव सिटीजन्स के थ्रू ये इनका इलेक्शन होता था। न्यू हिम्स वेयर कंपोज्ड, मतलब नई स्तुतियाँ रची गई। ओथ्स टेकन एंड मेरिट्स कमेमोरेटेड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो शपथ थी ये सब कुछ किसके? देश के नाम पे और शहीदों के नाम पे लिया जाने लगा। ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही थी? फ्रांस में हो रही थी। शहीदों का गुणगान हो रहा था, सारी चीज़ें इस तरीके से बनाई जा रही थी। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ कि अब जो वहाँ पे रिवोल्यूशनरी थे, रिवोल्यूशनरी लोगों ने इस बात को डिक्लेयर किया कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य वह यूरोप के अन्य लोगों तक भी पहुँचाएंगे और निरंकुश शासकों से उनको मुक्त कराएंगे। अगर हम इसको इस तरह समझें कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा, इस बात का रिवोल्यूशनरी लीडरों ने वहाँ पे क्या किया? ऐलान किया। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुँची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग जो थे वहाँ पे, जो मिडिल क्लास थे और स्टूडेंट थे, इन लोगों ने जैकोबिन क्लब की फाउंडेशन डालनी स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि इन लोग को ऐसा लगता था कि जैकोबिन क्लब जो फ्रांस के रिवॉल्यूशन में हेल्प किया था वो उनको भी हेल्प करेगा, और ये इसने काफ़ी हेल्प भी किया। हालैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में 1719 के एरा में फ्रांस की जो सेना थी वो घुस गई। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगीं। अब देखिए ये सारी चीज़ें हो रही थी, और इसके बाद एंट्री किसकी होती है? एक ग्रेट मतलब पर्सन की, जिसे महान व्यक्तित्व तो उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने कई चेंजेस किए थे। एक्चुअली यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो महान है। कई लोगों की नज़र में उनकी आलोचनाएं भी होती कि उन्होंने डेमोक्रेसी को कुचल दिया था। तो जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें, लेकिन इनके बहादुर के किस्से बहुत फेमस हैं। और वो एक कहानी है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे वाटरलू की वार की, आज इस क्लास में वाटरलू का वार की बात नहीं करेंगे, तो इसलिए उनकी कहानी मैंने सुनाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके आऊँगा मैं, नेपोलियन की। तो आप देखेंगे एक शानदार कहानी। देखिए नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, यहाँ से आप कवर करेंगे कि जो इनके एरिया में एक मतलब ब्रॉड एरिया कवर किया इन लोगों ने, उसमें सुधारों की जो शुरुआत की इन्होंने, फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था वो चीज़। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। मतलब मोनार्की को वापस किया ना, रिटर्न किसको किया था? मोनार्की को। और इन्होंने क्या डिस्ट्रॉय किया? डेमोक्रेसी को। ये बात तो दिक्कत थी। फिर इनको एक्सेप्ट लोग क्यों कर रहे थे, इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करिए। देखिए जब इन्होंने मोनार्की को लाया तो फिर इनको लोग पसंद क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला एरिया था उस क्षेत्र में इन्होंने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 में देखिए, इसमें आप लिखेंगे ना नेपोलियन कोड, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से हिंदी में जाना जाता है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। ठीक है, ये जो प्रिविलेज थे बेस्ड ऑन बर्थ, इसको क्या किया? डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जन्म के आधार पे विशेषाधिकार मिले हुए थे उसको इन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया।
उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। मीन्स ये जो बातें थी, ये दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल इन द डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, इन सब जगहों पे भी इस चीज़ को लागू किया गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद की कंडीशन क्या थी कि जो व्यापारी लोग थे वो काफ़ी खुश हुए इसमें, क्योंकि इन्होंने जो रिफॉर्म्स किया था, यहाँ से आप देखेंगे, इन द टाउन टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड, जो भी शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा लिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। जो भी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी और कम्युनिकेशन की, उस सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर्स एंड द न्यू बिजनेसमैन, मतलब क्या है इसका कि जो किसान थे, कारीगर थे, मजदूर थे और नव उद्योगपति थे, इसमें नई नई आज़ादी को इन लोगों ने क्या किया, टेस्ट किया। इनको लगा कि इनके हिसाब से एक नई इनके लिए इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। बिजनेसमैन एंड द स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स आर पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज द यूनिफॉर्म लॉ स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स, क्योंकि सबके लिए एक नियम हो गया, सबके लिए एक माप तौल की एक सिस्टम बन गई, सभी के लिए कॉमन हो गई। एंड द कॉमन नेशनल करेंसी, और सबके लिए एक राष्ट्रीय मुद्रा भी बन गई, करेंसी भी सबकी एक हुई। वुड फैसिलाइट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम, देखिए जो करेंसी थी, करेंसी जब सेम हो गई तो फैसिलेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड द कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किसी भी चीज़ को ले जाने में, बेचने में, खरीदने में मदद मिलने लगी, हेल्प मिलने लगी। क्यों? क्योंकि करेंसी क्या हो गई थी, सेम हो गई। अब उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी इन द एरियाज कन्क्वर्ड, जो एरिया जीते गए थे, द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस ऑफ फ्रेंच रूल वेयर मिक्स्ड, इनका जो था वो मिली जुली प्रतिक्रिया थी, ये बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं थे। जैसे हालैंड थे, स्विट्जरलैंड और साथ में कई शहर जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान, वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया, जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। जो पॉलिटिकल फ्रीडम मिला था, ये सारी सिस्टम्स कुछ दिनों में डिस्ट्रॉय होने लगे। ये उस तरीके की फ्रीडम नहीं थी जो शुरुआत में एक्सपेक्ट की गई थी, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जो बढ़े हुए कर थे, मतलब जो इंक्रीज टैक्सेस थे, सेंसरशिप थी, बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती कराया जा रहा था, ये सब चीज़ें क्या थी, लोगों को परेशान कर रही थी। ठीक है ना? तो ये थी हमारे फ्रांस में जो नेशन और नेशनलिज्म की फीलिंग आई, उसका यूरोप में एक्सपेंसन कैसे हो रहा था, एक इसकी स्टार्टिंग एरा हम देख रहे थे। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ये चीज़ पहुंची थी कहाँ, द मेकिंग ऑफ ए नेशनलिज्म इन यूरोप में। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा पार्ट 3 का, जो नेक्स्ट पार्ट होगा। तो अभी हम लोग आज यहाँ तक ही कंक्लूड करेंगे, और इस लेक्चर को आप लोग समझ लें। पूरे लेक्चर का रिव्यू क्या था कि सबसे पहले जो नेशन की फीलिंग थी वो कहाँ पे आई थी, यूरोपियन कंट्री में आई थी, जिसमें सबसे पहले किस में आया था, फ्रांस में आया था। मम्मी तुम क्या बोलने लगी यार, बाहर वहाँ के धीमे बोली होती। मम्मी अरे आप धीमे बोली होती। देखिए अब इस पूरे चैप्टर को अगर हम लोग कंक्लूड करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि नेशन या नेशनलिज्म की फीलिंग पहले कहाँ पे आई थी, फ्रांस में आई थी। फ्रांस से ये एक्सपैंड कहाँ की थी, यूरोप में की थी। आप देखिए पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे, तो आप यहाँ तक पढ़ेंगे यूरोप तक, ये नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद आप यूरोपियन कंट्री में देखेंगे, इटली है, जर्मनी में कैसे उसका यूनिफिकेशन हुआ, ये भी आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो अलग अलग पार्ट में मैं बना दूंगा। फिर ये चीज़ जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इंडिया के बारे में आपको बहुत कुछ जानने, सुनने को, समझने को मिल जाएगा आसानी से, अगर आप इन चीज़ों को पढ़े रहेंगे। इसीलिए इस चैप्टर को पहले डाला गया। ठीक है, तो अगर लेक्चर आप लोगों ने ध्यान से देख लिया हो तो आइए आज आपसे मैं पूछता हूँ एक क्वेश्चन, और सही क्वेश्चन आपको आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपका नाम अनाउंस करूँगा। आज का जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि यूरोप के किस कंट्री में सबसे पहले नेशन या नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। ठीक है ना, ये आपको बताना होगा। इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना होगा, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, नेशनलिज्म इन यूरोप, जैसे कैसे कैसे एक्सपेंसन होता है उसका यूरोप में।
इन चीज़ों को देख लेंगे। और हाँ, अगर आप लोग को ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। नेपोलियन की कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा, एक स्टोरी है बहुत ही अच्छी नेपोलियन की, और उसके साथ हम लोग देखेंगे कैसे नेपोलियन वाटरलू का वार 1815 में हारता है। उसके बाद पूरे यूरोपियन कंट्री की क्या कंडीशंस होती हैं, तो इन सबको भी हम लोग देखेंगे, यूरोप के साथ में कवर करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।